हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं मैथ्स की क्लास में और आज हम कर रहे हैं एसएससी एमटीएस मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो एग्जाम्स में आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस इस साल भी एग्जाम्स में आएंगे। तो चलिए देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करना, क्योंकि एज आई ऑलवेज से प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हमारा स्कोर उतना ज़्यादा इम्प्रूव होगा। चलिए देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन मैथ्स में आज क्या है। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फ्रैक्शन अमंग 3/11, 4/7 एंड 5/8 इज द स्मॉलेस्ट। हमारे पास तीन फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, 3/11, 4/7 और 5/8। सो हमारे पास तीन फ्रैक्शंस है, 3/11, 4/7 एंड 5/8, और हमें बताना है कि इनमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। तो चलिए देखते हैं कि हम क्या करेंगे। तीन फ्रैक्शंस हैं, इसके जो न्यूमरेटर्स हैं वो अलग अलग हैं, सब कुछ अलग है, न्यूमरेटर अलग, डिनोमिनेटर अलग, सो डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है। चलिए देखते हैं कि हम क्या करते हैं इसमें। हम इसके 11, 7 और 8 का एलसीएम लेंगे। हम 11, 7 और 8 का एलसीएम लेंगे। चलिए देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। 11, 7 और 8 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 616, और ये जो होगा सबका कॉमन होगा, यानी कि हमारा अब फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 3/11, 4/7। ये हमारा अंश है, ये हमारा हर है। सो हम हर को क्या करेंगे कि कॉमन कर देंगे, सबको कॉमन कर देंगे। 3/7 है, यहाँ पे 3/11 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा, हम यहाँ 3/11 या 4/7 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे 3/616 और 4/616 लिखेंगे और 5/616 लिखेंगे। अब चूँकि जो हमारा हर है वो कॉमन है, सब 616 है, तो अब कंपैरिजन करना इजी हो गया। सो हमारे पास क्या है, 3 है, 4 है, 5 है। ऐसे केस में जो हमारा सबसे छोटा अंश होता है वही सबसे छोटा भिन्न, सबसे छोटा फ्रैक्शन होता है। तो हमारा क्या करेक्ट आंसर होगा, 3/616, यानी कि 3/11 हमारा सबसे छोटा है, ये हमारा स्मॉलेस्ट है। सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन 1, 3/11। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है पाइप्स एंड सिस्टर्न्स का क्वेश्चन है। 3 टैप्स A, B एंड C, हमारे पास 3 पाइप्स हैं, 3 टैप्स हैं, कैन फिल अ टैंक इन 27, 36 एंड 54 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। 3 टैंक्स A, B और C है जो 27, 36 और 54 मिनट में टंकी को भर देते हैं। इफ़ ऑल द 3 टैप्स आर ओपन देन हाउ मच टाइम इन मिनट्स इट विल टेक टू कम्प्लीटली फिल द टैंक। सो अगर तीनों टैंक्स को खोल दिया जाए एक साथ तो टैंक भरने में कितना वक्त लगेगा, ये हमसे पूछा गया। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। A, B और C, A 27, B 36 और C 54 मिनट का समय लेते हैं टंकी को अकेले भरने में। जब इसका हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारा एलसीएम आएगा 108, 108। चलिए अब देखते हैं। A 27 मिनट लेता है, B 36 मिनट लेता है और C हमारा 54 मिनट लेता है। सो 1 मिनट में वो कितना लीटर पानी भरेगा, 1 मिनट में A 4 लीटर पानी भरेगा, B 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरेगा और C जो होगा हमारा वो 1 मिनट में 2 लीटर पानी भरेगा। चलिए तो 1 मिनट में A 4 लीटर, 1 मिनट में B 3 लीटर और 1 मिनट में C 2 लीटर, और टोटल पानी हमें कितना फिल करना है, 108 लीटर। सो हमसे पूछा क्या गया है, हाउ मच टाइम इन मिनट्स। तीनों अगर मिल के काम करें, तीनों टैप्स को एक साथ खोला गया है, यानी 4 + 3 + 2, यानी कि हमारे पास कितना, 9 लीटर ये 1 मिनट में भरते हैं। 9 लीटर ये 1 मिनट में पानी भरते हैं, तो 108 लीटर पानी ये कितने देर में भरेंगे। सो 108 लीटर ये पानी 108/9, यानी कि हमारे पास होगा 12 मिनट में ये पानी भर देंगे। यानी कि A, B, C तीनों साथ मिलकर अगर काम करें तो केवल और केवल 12 मिनट में टंकी को भर देंगे। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन 2, 12 मिनट्स होगा। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा रेशियो का है। क्वेश्चन है, मंथली इनकम ऑफ राजेश एंड महेश इज इन द रेशियो ऑफ 9:30। द डिफरेंस इन देयर इनकम इज ₹20,000। वॉट विल बी द मंथली इनकम ऑफ महेश। क्वेश्चन में हमसे पूछा ये जा रहा है कि राजेश और महेश की जो मंथली इनकम यानी कि उनकी
मासिक आय का जो रेशियो है वो 9:13 है, वो 9:13 है। द डिफरेंस इन देयर इनकम इज़ ₹20,000। उनकी इनकम का डिफरेंस यानी उनकी आय का डिफरेंस कितना है, वो हमारा 20,000 है। सो व्हाट विल बी द मंथली इनकम ऑफ महेश। सो महेश की मासिक आय क्या होगी ये हमें बताना। चलिए देख लेते हैं। राजेश और महेश की जो इनकम का रेशियो है वो हमारे पास कितना है, 9:3। तो मान लेते हैं कि राजेश जो है वो 9x कमाता है और महेश जो है वो 13x कमाता है, क्योंकि रेशियो 9:13 है। तो इनकी सैलरी का डिफरेंस, इनकी इनकम का डिफरेंस कितना है, 20,000। चूँकि ये 13x है तो ये वैल्यू बड़ी होगी और 9x है तो ये छोटी होगी। तो चलिए देख लेते हैं। 13x माइनस 9x हमारे पास कितना दिया हुआ है, 20,000 दिया हुआ है। अब इसको हम देखें तो हमारे पास क्या बचेगा, 4x हमारे पास 20,000 बचेगा और x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 5,000 x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो अब हम ये 9x है तो हमसे क्या पूछा गया, महेश की व्हाट विल बी द मंथली इनकम ऑफ महेश। सो हमसे किसकी मंथली इनकम के बारे में पूछा गया, महेश की मंथली इनकम के बारे में। महेश की मंथली इनकम हमारे पास कितनी है, महेश की मंथली इनकम हमारे पास 13x है, यानी कि जब हम 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 65,000 आएगा। ये 5,000 था हमारा। सो हमारा महेश की मंथली इनकम कितनी है, 65,000। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 65,000। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आज है वो एवरेज का है, यानी औसत का। एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 9 स्टूडेंट्स इज 43 kg। 9 बच्चों की एवरेज वेट, 9 बच्चों का एक ग्रुप है, उनकी एवरेज वेट यानी कि औसत वज़न, उनका जो औसत वज़न है वो कितना है, 43 हमें दिया हुआ है। और आगे है व्हेन अ न्यू स्टूडेंट जॉइंस द ग्रुप द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप बिकम्स 45। और अब एक नया स्टूडेंट इस ग्रुप में जुड़ जाता है, जिसकी वजह से, उसके जुड़ने की वजह से एवरेज वेट जो है वो क्या हो जाता है, 45 kg, यानी 2 kg वो बढ़ जाता है। तो हमसे पूछा गया व्हाट इज़ द वेट ऑफ द न्यू स्टूडेंट। न्यू स्टूडेंट जो नया बच्चा आया है उसका वेट क्या है, उसका वज़न क्या है, ये हमसे पूछा गया। तो चलिए देखते हैं कि हम क्या इसमें कर सकते हैं। जो हमारे पास 9 बच्चे थे उनकी वेट का सम क्या होगा, S9। उसे 9 से जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास एवरेज निकल के आ गया 43। जब यही बच्चे 10 हो गए यानी कि S10 हो गए तो हमारे पास एवरेज क्या आ गया, 45। यानी S9 हमारा किसके बराबर है, 43 इंटू 9, और हमारा S10 किसके बराबर है, 10 इंटू 45। यानी कि यहाँ पे 43 इंटू 9 हमारे पास क्या आना चाहिए, 387, और यहाँ पे हमारे पास 450 आना चाहिए। अब जो नया बच्चा आया है, नया स्टूडेंट आया है, उसका वेट क्या होगा, यहाँ पे 9 बच्चों का वेट है, यहाँ पे ये 10 बच्चों का वेट है। तो जो 10th वाला बच्चा आया है उसका वेट अगर हम इसमें से S10 में से अगर हम S9 को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या निकल के चला आएगा, हमारे पास वो 10th स्टूडेंट का वेट निकल के चला आएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे 450 माइनस 387 अगर हम करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास 63 आएगा। यानी कि जो स्टूडेंट नया ज्वाइन हुआ है उसका वेट क्या होगा, उसका वेट 63 kg, यानी कि हमारा ऑप्शन 3 सही होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर इज़ इंक्रीज्ड बाय 10%। ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार बहुत सारे पेपर्स में आता है, MTS के कई पेपर्स में ये सवाल पूछा जा चुका है। इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर इज़ इंक्रीज्ड बाय 10%, अगर चीनी के दाम में 10% की वृद्धि हो जाए, देन बाय हाउ मच % कंजम्पशन शुड बी रिड्यूस्ड सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम। तो अगर चीनी के दामों में 10% की वृद्धि हो जाएगी तो हमें अपनी खपत, कंजम्पशन यानी खपत कितने प्रतिशत से कम करनी होगी ताकि हमारा जो खर्च है वो सेम हो। यानी कि जितना हम पहले खर्च करते थे चीनी पे उतना ही हम खर्च करें, हमें अपनी कंजम्पशन को कम करना है। दाम चूँकि बढ़ गया तो हमें अपनी कंजम्पशन को कम करना है। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। हमारे पास क्या प्राइस है, कंजम्पशन है, और प्राइस इंटू कंजम्पशन हमारा क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। तो मान लीजिए कि प्राइस पहले क्या था 100 रुपये और हम 100 किलो चीनी खाते थे, तो हमारा एक्सपेंडिचर क्या हो गया, हमारा एक्सपेंडिचर ये हो गया 10,000।
और अब क्या हुआ है कि प्राइस ऑफ शुगर 10% से बढ़ गया, 10% से बढ़ गया। तो अगर ये 100 में 10% बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, 110। और कंजम्पशन मान लेते हैं कि हमने कम कर दिया है, वो x है। और ये हमें एक्सपेंडिचर तो हमें सेम ही रखना है, एक्सपेंडिचर हमें सेम ही रखना है, तो ये 10,000 ही रहेगा। तो अब ये x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। x क्या होगा, ये होगा हमारा 10,000 बटा 110, यानी कि 1,000 बटा 11। और इसे हम कैसे करेंगे, तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, इसकी वैल्यू आएगी 90.90, 90.90। चलिए अब आगे देखते हैं। अब x की वैल्यू तो हमारे पास निकल के आ गई 90.90, और हमारा पहले कंजम्पशन क्या था, पहले हमारा 100 था, अब हमारा 90.90 हो रहा है। सो हमें परसेंटेज निकालना है, पहले से कंपैरिजन करना है। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आना चाहिए, हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी 9.1। ये 100 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएगा 9.1%। हमें अपना कंजम्पशन रिड्यूस करना पड़ेगा, हमें अपनी खपत कम करनी पड़ेगी। सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे 9.01 है, ये हमारा 9.1 होगा। 9.1% हमारा कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, ये क्या है, ये एरिया का है। क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डिक्रीज्ड बाय 30%, देन व्हाट इज द डिक्रीज इन द एरिया ऑफ सर्कल। हमसे पूछा गया है कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस यानी कि उसकी त्रिज्या में, उसकी रेडियस यानी कि त्रिज्या में 30% डिक्रीज हुआ है, यानी उसका जो रेडियस पहले ज़्यादा था वो 30% कम हो गया है। तो हमसे पूछा गया है कि उसकी एरिया यानी कि उसके क्षेत्रफल में कितनी की कमी आएगी, उसके क्षेत्रफल में कितने की कमी आएगी। चलिए अब इसको करते हैं। इसको कैसे करेंगे हम, इसको हम दो तरीक़ों से करेंगे, एक ट्रेडिशनल मेथड जैसे हम नॉर्मली करते हैं, और एक हमारे पास जो दूसरा मेथड होगा वो होगा जो शॉर्ट ट्रिक होगा। सो इसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कि हम इसको कैसे डायरेक्टली कर सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास जो सर्कल है उसका रेडियस r है। अब r है तो हमारा एरिया क्या होगा, हमारा जो एरिया होगा वो होगा पाई r स्क्वायर। अब जो हमारा डिक्रीज होने के बाद जो रेडियस हो गया है वो क्या हो गया, हमारा r डैश है, वो ये कितना है, r में से हम 30% माइनस कर लेंगे, 30/100 r, यानी कि ये हमारा 70/100 r, यानी कि 7/10 r होगा। सो हमारा जो नया r है r डैश, वो क्या होगा 7/10 r होगा। अब आगे देखते हैं, आगे हमें क्या करना है, तो हम नया एरिया भी निकालेंगे, नया हम एरिया निकालेंगे, एरिया डैश ये क्या होगा, पाई r डैश का स्क्वायर, यानी कि पाई हमारा और 7/10 का स्क्वायर, यानी कि ये हमारा पाई 49/100 होगा हमारे पास, r स्क्वायर, यहाँ पे r स्क्वायर रह जाएगा। और ये हमारा जो है नया एरिया हो गया जो घटने के बाद का, और ये हमारा पुराना पाई r स्क्वायर पहले का एरिया। और हमसे पूछा गया कि डिक्रीज़ क्या हुआ, कितने का डिक्रीज़ हुआ, तो डिक्रीज़ हमारा कैसे हम निकालेंगे, पाई r स्क्वायर माइनस पाई 49/100 r स्क्वायर। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे और इससे कंपैरिजन हम किससे कराएंगे, परसेंटेज में चूँकि निकालना है, तो पाई r स्क्वायर इंटू 100। तो ये आया हमारे पास। अगर हम ऊपर यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 51/100 r स्क्वायर, और नीचे पाई r स्क्वायर इंटू 100। सो ये जो पाई है, पाई से कैंसिल होगा, r से कैंसिल होगा, ये 100 इस 100 से कैंसिल होगा, और हमारे पास क्या 51% बच जाएगा, यानी कि जो सर्कल की एरिया में डिक्रीज़ हुआ है वो कितना होगा, 51% का डिक्रीज़ हुआ होगा। ये तो था ट्रेडिशनल मेथड जो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है। एक ट्रिक मेथड है वो मैं आपको बताती हूँ। ट्रिक मेथड हमारा क्या कैसे काम करेगा, इसके लिए यहाँ पे थोड़ी सी जगह खाली कर लेते हैं हम। यहाँ पे काफ़ी बहुत छोटा है वो, एक स्टेप में ही हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा। चलिए देखते हैं रेडियस में कितना डिक्रीज़ हुआ है, 30%। फॉर्मूला एरिया का क्या होता है, पाई r स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर। r कितनी बार है, 2 बार है, यानी कि यहाँ हम सक्सेसिव डिस्काउंट वाला फॉर्मूला यूज़ करके भी इसको निकाल सकते हैं। यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, a + b माइनस a × b बाई 100। ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट का होता है। और इसी फॉर्मूले को हम यहाँ लगाएंगे। हमारा a और b यहाँ क्या है, a और b हमारा बराबर है, 30% का डिक्रीज़ हुआ है।
सो यहाँ पे 30 प्लस 30 माइनस 30 इंटू 30/100। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है 60 माइनस ये जो हमारा 0 से 0 यहाँ कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो गया 9 हो गया। सो ये हमारा क्या आ गया 51% का डिक्रीज हुआ। यहाँ कितने छोटे से स्टेप में, एक स्टेप में हमारे पास आंसर आ गया। ये सारे स्टेप करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं, ये सारे स्टेप करने की कोई ज़रूरत नहीं। एक स्टेप में हमारे पास हमने सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाया और हमारे पास आंसर आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये स्पीड एंड डिस्टेंस का है। क्वेश्चन है कमल कवर्स 4/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग 15 किलोमीटर बाय बस। कमल जो है वो ट्रेन से 4/5 दूरी तय करता है, यानी जितनी भी दूरी उसे तय करनी थी उसका 4/5 हिस्सा वो कैसे तय करता है, ट्रेन से तय करता है, और बचा हुआ हिस्सा 15 किलोमीटर है वो बस से वो तय करता है। तो व्हाट इज हिज टोटल जर्नी इन किलोमीटर, यानी उसकी दूरी कितनी है, उसने कितना ट्रैवल किया। चलिए अब देख लेते हैं कि उसने ट्रेन से, मान लेते हैं कि उसने पूरा कितना किया d, डिस्टेंस हमारा कितना है d। सो उसने 4/5 भाग ट्रेन से किया है, उसने जो ट्रेन से किया वो कितना है 4/5 d उसने ट्रेन से किया। तो अगर 4/5 उसने ट्रेन से किया है तो उसने बस से कितना किया होगा, उसने बस से हम कितना 1/5 किया होगा। ट्रेन से अगर उसने 4/5 किया है तो बस से उसने कितना 1/5 किया होगा। और इस 1/5 की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, 1/5 की वैल्यू 15 दे रखी है, यानी कि उसने बस से 15 किलोमीटर तय किया। सो अब हम d निकाल सकते हैं। d हमारे पास क्या आएगा 15 × 5 यानी कि 75। हमारा जो उसने जो टोटल दूरी तय की वो 75 किलोमीटर है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन 2 75। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बोट एंड स्ट्रीम का है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ मैन कैन रो 12 किलोमीटर in still water if the speed of the current is 3 km/h, he takes 4 hours more in upstream than in downstream. What is the distance in kilometer? एक व्यक्ति है जो 12 किलोमीटर शांत जल में 12 किलोमीटर वो तैर सकता है, 12 किलोमीटर नाव वो चला सकता है। अगर धारा की जो गति है वो 3 किलोमीटर है तो उसे 4 घंटे अधिक लगते हैं किसे, अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम, यानी कि उसकी अपस्ट्रीम की स्पीड और डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड है, जो टाइम है, यहाँ पे टाइम है अपस्ट्रीम का टाइम और डाउनस्ट्रीम का टाइम का डिफरेंस कितना है 4। अपस्ट्रीम यानी कि धारा के प्रतिकूल और डाउनस्ट्रीम यानी कि धारा के अनुकूल। ये क्या है, ये प्रतिकूल है और ये अनुकूल है। धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल जो समय लगता है उसमें 4 घंटे का अंतर है। तो हमसे ये पूछा गया है कि उसने दूरी कितनी तय की है। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे समय का t अपस्ट्रीम और t डाउनस्ट्रीम का डिफरेंस 4 घंटे का है, 4 घंटे का ये हमें दिया हुआ है। अब आगे देखते हैं। सो टाइम क्या होता है, हमारा डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। टाइम हमारा डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस बाय स्पीड क्या, स्पीड अपस्ट्रीम वाली माइनस डिस्टेंस बाय स्पीड हमारे डाउनस्ट्रीम वाली, और यहाँ कितना 4 घंटा। चलिए अब देखते हैं इसको। एस अपस्ट्रीम माइनस एस डाउनस्ट्रीम यहाँ पे आया। सो अब एक बात बताइए, एस अपस्ट्रीम धारा के प्रतिकूल जो गति होगी वो क्या होगी, धारा के प्रतिकूल हमारी गति कम होगी। धारा के साथ हम बहते जाते हैं तो गति धारा के अनुकूल ज़्यादा होती है और प्रतिकूल में कम होती है। अनुकूल जो गति होती है वो ज़्यादा होती है और प्रतिकूल कम होती है। तो एस अपस्ट्रीम हमारा क्या होगा 12 - 3 यानी कि 9 किलोमीटर प्रति घंटे। और एस डाउनस्ट्रीम हमारा क्या होगा, एस डाउनस्ट्रीम हमारा चूँकि धारा के साथ बहना इसलिए यहाँ गति ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे 12 + 3 यानी कि 15 km/h होगा। चलिए इसको यहाँ पे बैठाते। d हमारी दूरी है, एस अपस्ट्रीम हमारा 9 है, एस डाउनस्ट्रीम हमारा 15 है, और ये कितना आ रहा है यहाँ पे 4। सो अगर हम इसको सॉल्व करें आगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, हमारे पास आएगा ये हमारा 9 और 15 का एलसीएम 45, और यहाँ पे हमारे पास आएगा 5 - 3 d
1/4। इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2d/45 इज इक्वल टू 4। डी की वैल्यू हमारे पास आएगी 4 × 45/2, यानी कि यहाँ पे 2 × 45 यानी कि 90 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस है। 90 किलोमीटर हमने नाव चलाई। सो ये हमारा बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा स्क्वायर रूट का है। क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √0.0016 प्लस √0.16 प्लस 16। अब ये प्लस 16 का तो हमें पता है कि 4 होता है, ठीक है। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम इसको ब्रैकेट से निकालने से पहले इसका डेसिमल हटाएंगे। डेसिमल हटाएंगे तो ये 16/100 हो गया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी डेसिमल हटाएंगे। यहाँ से अगर हम डेसिमल हटाएं तो 1 2 3 4 यानी कि 16 के बाद नीचे 4 0 आएंगे। ये हमारे पास आ गया। और यहाँ तो हमने निकाल लिया कि 4 होगा। अब देखिए, अब इस 16 का क्या होगा 4, और नीचे जो यहाँ पे हमारे पास 10,000 है ये क्या होगा 100। फिर यहाँ पे 4 और 100 है तो वो 10 हो जाएगा, 4/10। और ये 4 का 4, तो ये क्या हो गया हमारा 0.04 हो गया। ये हमारा 0.4 हो गया और ये हमारा 4 हो गया। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 4.44 आंसर हमारा आएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन 1 ही यही करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 1 4.44। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारे पास क्वेश्चन है ये प्रॉफिट एंड लॉस का है। क्वेश्चन है एन आर्टिकल हैज मार्क्ड प्राइस ऑफ ₹6,800 इफ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 12% एंड 20% आर गिवन, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस इन रुपीज़। हमारे क्वेश्चन के कहने का मतलब कि एक वस्तु है उसका मूल्य कितना है 6800 रुपये, उसका मार्क प्राइस हमें दिया गया है 6800 रुपये। और इस पर हमने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 2 लगातार डिस्काउंट दिए हैं 12% और 20% के हमने डिस्काउंट दिए हैं। पहला डिस्काउंट 12% का, दूसरा डिस्काउंट 20% का। तो हमसे पूछा गया है कि हमारा SP क्या होगा, हमारा SP क्या होगा। चलिए देखते हैं। पहले उसने यहाँ जो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है हम इसका नेट डिस्काउंट निकाल लेते हैं। तो ये हमारा कितना हुआ 12, B हमारा हुआ 20। और फॉर्मूला तो हमें याद है A + B - A × B/100। इस पर अगर हम इसको पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा 12 प्लस है ये हमारे पास 12 + 20 - 12 × 20/100। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास 32 माइनस ये हमारे पास 240/100 यानी कि यहाँ पे 2.4, 32 माइनस 2.4 और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 29.6 हो जाना चाहिए। 29.6% का ये हमारा क्या है, ये हमारा नेट डिस्काउंट है। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बदले हमने नेट डिस्काउंट कितना दिया है 29.6% का नेट डिस्काउंट दिया। तो चलिए अब देखते हैं। तो हमें क्या SP जो है इस पर डिस्काउंट है यानी MP पे हमने -29.6% किया है तो हमारा SP आया है। चलिए अब 6800 का 29.6% हमारा कितना होगा, इसे हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो 68 × 29.6 हमारे पास आएगा 2012.8। इसका हमने क्या दिया, ये हमारा डिस्काउंट है। सो अब अगर हम 6800 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आना चाहिए, हमारे पास आएगा 4787.2 हमारे पास ये वैल्यू निकल के आएगी। यानी कि हमारा जो SP है वो क्या होगा 4787 रुपये 2 पैसे हमारा ये सेलिंग प्राइस होगा जब हमने 20% और 12% का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन 1 4787.2 हमारा ऑप्शन 1 ही हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, ये भी हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का है। क्वेश्चन है एन आर्टिकल हैविंग मार्क प्राइस ऑफ ₹4300 इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 17%, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। हमसे पूछा गया है कि एक आर्टिकल, एक वस्तु है जिसका मार्क प्राइस MP हमारा कितना है 4300 रुपये है और उस पर डिस्काउंट कितना 17% का डिस्काउंट दिया गया है। तो हमसे SP पूछा गया है, हमें SP पता करना है। चलिए देखते हैं।
4300 पे हमने डिस्काउंट दिया है 17% का। 17% का अगर हम डिस्काउंट देंगे तो हम डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं? हम डिस्काउंट दे रहे हैं 43 गुने 17 यानी कि 731 रुपये का। अब 4300 में से अगर हम 731 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा 9, 6, 5 एंड 3, 3569 हमारे पास सेलिंग प्राइस आएगा। यही हमारा सेलिंग प्राइस है। 17% के डिस्काउंट के बाद हमने इतने 3569 में इस आर्टिकल को बेचा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3, 3569। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा वॉल्यूम का है, यानी क्वेश्चन हमारा मेंसुरेशन का है। मेंसुरेशन के करीब 1 या 2 क्वेश्चन तो पेपर में डेफिनेटली होते ही हैं। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द हाइट ऑफ 2 cylinders आर इक्वल एंड देयर रेडियस आर इन द रेशियो 1:3 रेस्पेक्टिवली। 2 सिलेंडर है जिनके रेडियस का रेशियो, उनकी त्रिज्या का रेशियो 1/3 है और हाइट h1/h2 क्या है? वो दोनों की सेम है, h और h है। सो हमसे पूछा गया कि उनकी वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। सबसे पहले तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई r² h। सो यहाँ पे क्या निकलेगा? V1/V2 अगर हम निकालें तो यहाँ पे पाई r1 का स्क्वायर और h पाई r2 का स्क्वायर और h। पाई तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और चूँकि हाइट भी सेम है तो h भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो वॉल्यूम का क्या आएगा? r1/r2 का स्क्वायर। r1/r2 हमें कितना दिया हुआ है? 1/3 और 1/3 का अगर हम स्क्वायर करें तो हमारे पास 1/9 आएगा। यानी कि उनकी वॉल्यूम का 2 सिलेंडर जो है V1 और V2 उनकी वॉल्यूम का जो रेशियो आएगा वो 1:9 यानी कि हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर आएगा। सो आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आपने इस पर प्रैक्टिस की होगी। इससे पहले भी सेट्स आ चुके हैं, आप जाइए हमारी प्लेलिस्ट पर और उन सारे सेट्स को भी देखकर उन पर प्रैक्टिस कीजिए। हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू महामाया सिलेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।